अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बरवक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बके हिस्से की तरफ। वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर कस्बे से आया था। इसे वापस भी जाना था, शायद इसी मोटरसाइकिल पर वापस जाए। कस्बा वहां से दूर था और कच्ची सड़क पर अंधेरा था। मैं अगर इस कच्चे रास्ते में किसी जगह छुप कर कालिया की वापसी का इंतजार करूं तो अपने मकसद में कामयाब हो सकता हूँ। अगर फर्ज कर लिया कि कालिया रात को मोटरसाइकिल पर कस्बे में वापस नहीं जाता और शराब खाने में सो जाता है, फिर मैं दूसरी रात का इंतजार कर सकता था। लेकिन इसे बातों में लगाकर या कोई चक्कर देकर दरिया की तरफ ले जाना इतना आसान काम नहीं था। जबकि मैं देख रहा था कि इसके दो बॉडीगार्ड दाएं बाएं बैठे हुए थे। मैंने अपनी स्कीम पर 2-3 बार गौर किया। आखिर मेरे दिमाग ने इसके हक में फैसला दे दिया। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि कमांडो होने के नाते मेरा इन तीनों को ठिकाने लगाना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन इस बार मुझे खास हिदायत की गई थी कि अब तुम्हारा कमांडो से ज़्यादा मिशन एक जासूस का होगा। और जासूस और एक कमांडो में यही फ़र्क है कि जासूस जो भी काम करता है किसी को कानो कान खबर नहीं होती। मुझे अपने ही आखिरी कोर्स के मुताबिक अमल करना था। मैं खामोशी से उठा और कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क पर आकर शराबियों की तरह डोलते हुए रवाना हो गया। जब अंधेरे में आ गया तो सही तरीके से चलने लगा। इस कच्चे रास्ते के दोनों जानिब खेत थे जिनमें ऊंची फसल उगी हुई थी। ये फसल मेरे लिए बड़ी उम्दा छुपाव को काम दे सकती थी। कस्बे और शराब खाने के आधे रास्ते में आकर मैं सड़क से हटकर एक खेत के मेंढक पर अंधेरे में बैठ गया। यहाँ से मुझे शराब खाने की लालटेन की टिप्पणी मारती रोशनी नजर आ रही थी। मैंने रिवॉल्वर निकालकर अंधेरे में से गौर से देखा। ये पहले से भरा हुआ था। मुझे यकीन था कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, लेकिन मेरी हत्तल-इम्कान कोशिश थी कि मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उसकी गर्दन का मनका तोड़ दूं। मैं रिवॉल्वर से एक फायर करके भी चेक नहीं कर सकता था, ये मेरी मजबूरी थी। वहाँ इतने जोर के धमाके की आवाज़ सुनकर कालिया के लोग ज़रूर इस तरफ आ जाते। मुझे हर हालत में खेत में बैठकर अपने शिकार का इंतजार करना था, खा वो रात के 1 बजे आए, खा 2 बजे आए, और ये भी हो सकता था कि वो ना आए और रात को शराब के डेरे पर ही सो जाए। आसमान पर बादल थे क्योंकि एक भी तारा दिखाई नहीं देता था। हवा भी चल रही थी, खामोशी छाई हुई थी। कस्बे की तरफ से किसी वक्त किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी। बैठे बैठे मैं थक गया था, उठकर कच्ची सड़क के किनारे टहलने लगा। टहलते टहलते बेदार हो गया, वापस खेत किनारे मेंढ पर बैठ गया। एहतियात के तौर पर मैं सिगरेट भी नहीं सुलगा सकता था कि माचिस की रोशनी में कोई देखकर इस तरफ ना आ जाए। कलाई पर लगी हुई घड़ी की आंखों के करीब लाकर गौर से देखने की कोशिश करता। ये घड़ी ऐसी थी जिसकी सुइयां चमकती नहीं थी। कुछ पता नहीं चल रहा था कि रात कितनी गुजर चुकी है। जरा हवा थमी तो मच्छरों ने तंग करना शुरू कर दिया। मच्छरों से बचने के लिए दोबारा उठकर टहलने लगा। अचानक दूर से मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की दबी दबी आवाज़ आई। फिर जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई। ये आवाज़ कालिया के मोटरसाइकिल ही की हो सकती थी। वो कस्बे की तरफ वापस आ रहा था। मैं तैयार हो गया। रिवॉल्वर मैंने कमीज के अंदर इस तरह छुपा लिया था कि वक्त आने पर हाथ जरा सा नीचे ले जाकर बड़ी आसानी से निकाल सकता था। अब दूर से मुझे मोटरसाइकिल की लाइट की रोशनी नजर आने लगी। इंजन की फटफट की आवाज़ भी करीब आ रही थी। मुझे इस बात की भी तस्दीक करनी थी कि मोटरसाइकिल पर कालिया ही सवार है, इसका कोई बॉडीगार्ड सवार नहीं है। मोटरसाइकिल कच्ची सड़क पर चली आ रही थी। जब रोशनी काफ़ी करीब आ गई तो मैं खेतों में से निकलकर सड़क के दरमियान में आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और ऊंची आवाज़ में दुहाई देने लगा, कालिया भाई मुझे बचा लो, कालिया भाई। कामटी के बदमाश मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं। कालिया भाई, राम का वास्ता देता हूँ, मुझे बचा लो। मुझ पर मोटरसाइकिल की पूरी रोशनी पड़ रही थी। मोटरसाइकिल मेरे करीब आकर रुक गई। मैंने इस रोशनी में देखा कि मोटरसाइकिल पर कालिया ही सवार था। इसने इंजन बंद कर दिया और पूछा, क्यों बे, क्यों चोर मचा रहा है? मैंने कहा, कालिया भाई, कामटी के बदमाश मेरी कन्या को उठाकर ले गए हैं, मेरी इज्जत बचा लो कालिया भाई, मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूँ। कालिया ने मुझे गाली देकर कहा, अबे क्यों चीख रहा है, किस तरफ गए हैं वो बदमाश? मैंने रोते हुए कहा, बल्कि रोने की अदाकारी करते हुए कहा, स्टेशन की तरफ गए हैं कालिया भाई। इसने मुझे झड़क कर कहा, चल मेरे पीछे बैठ, देखता हूँ ये कामटी के बदमाश कौन है साले, बैठ जा पीछे, राम तुम्हारा भला करे, राम तुम्हारा भला करे। ये कहता हुआ मैं मोटरसाइकिल के पीछे आ गया। पीछे आते ही मैंने कुर्ते के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाला और इसकी नाली कालिया की खोपड़ी के साथ लगाकर फायर कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं अपने रिवॉल्वर पर, इसने मुझे धोखा ना दिया। एक धमाका हुआ, मेरे हाथ को झटका लगा और कालिया मोटरसाइकिल पर से एक तरफ गिर पड़ा। मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट था, इसकी बत्ती जल रही थी। मोटरसाइकिल एक तरफ लड़क गया था। मैंने इसे उठाकर सीधा किया, इस पर सवार होकर गेयर लगाकर पूरी रफ्तार से इसे गांव की तरफ दौड़ाने लगा। कस्बे के करीब आकर मैंने इसकी बत्ती बुझा दी और इसका रुख रेलवे स्टेशन की तरफ कर दिया। रेलवे स्टेशन पर वीरानी छाई हुई थी। इस वक्त वहाँ कोई ट्रेन वगैरह नहीं थी। मैंने मोटरसाइकिल रेलवे लाइन के साथ साथ पीछे को जाती पगडंडी पर डाल दी। मैं भसवाल की जानिब जितनी दूर निकल सकता था निकल जाना चाहता था। मैंने टारगेट मार लिया था
और इस कातिल की खोपड़ी उड़ा दी थी जिसने बेगुनाह मुसलमानों की बेदर्दी से कत्ल किया था और मासूम मुसलमान औरतों की बेहुरमती की थी। अब मुझे वहां से फरार होना था क्योंकि रिवॉल्वर के धमाके की आवाज कालिया के शराब के अड्डे तक जरूर गई होगी और कालिया के बॉडीगार्ड समझ गए होंगे कि ये रिवॉल्वर या पिस्तौल का फायर था। वो जरूर इस तरफ को दौड़ पड़े होंगे जिस तरफ से आवाज आई थी। सड़क पर कालिया की लाश पड़ी थी जो इन्हें जरूर नजर आ जाती। मोटरसाइकिल गायब होने से इन्हें साफ मालूम हो जाता कि कातिल इनके सरगना को कत्ल करके इसी के मोटरसाइकिल पर फरार हो गया है। ये सारा वीरान इलाका था, कोई बड़ा शहर करीब नहीं था। मुझे इस मोटरसाइकिल की आवाज़ से भी निजात हासिल करनी थी और इसके ज़रिए मैं वारदात की जगह से ज़्यादा दूर भी निकल जाना चाहता था। मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते पर उछलती हुई जा रही थी। इसकी रफ्तार गढ़ों की वजह से कम हो गई थी। रेलवे लाइन के साथ नीचे झाड़ियों में कोई सड़क तो होती नहीं। पैदल चलने वालों की वजह से एक पगडंडी बन गई थी। इसके बावजूद मैं मोटरसाइकिल की मजबूती से संभाले जा रहा था। अंधेरे में चीजें साफ भी नजर नहीं आ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मोटरसाइकिल के सामने अचानक दीवार आ गई। मैंने ब्रेक लगा दी, इंजन को बंद कर दिया। उतर कर देखा कि आगे पत्थर की एक दीवार थी जिसकी दूसरी जानिब बहुत बड़ी नदी बह रही थी। इसके ऊपर रेलवे लाइन का पुल बना हुआ था। मैं बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल को चढ़ाई पर धकेल कर रेलवे लाइन पर ले आया। सोचा लाइन के साथ पुल का पैदल रास्ता होगा, इस पर मोटरसाइकिल निकाल कर ले जाऊंगा। रेल की पटरी के साथ पैदल चलने के लिए रास्ता जरूर नजर आया, मगर ये रास्ता ऐसा था कि पटरी के स्लीपरों में से नीचे बहती हुई नदी का पानी का दिखाई दे रहा था। मैंने इरादा बदल दिया, मोटरसाइकिल को जरा आगे ले जाकर नदी में लटका दिया। मोटरसाइकिल नदी में गिरी और फिर नजरों से ओझल हो गई। मैं पटरी के साथ साथ संभल कर पाँव रखता हुआ चलने लगा। एक तो रात का अंधेरा, दूसरा लाइन के स्लीपरों के नीचे नदी का जोर शोर से बहता पानी साफ नजर आ रहा था। जरा सा पाँव गलत पड़ने पर मैं नदी में गिर सकता था। खुदा के भरोसे में चल रहा था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पुल काफी बड़ा था, ये नदी भी किसी दरिया की तरह लगती थी। पुल के दरमियान में जाकर मुझे चक्कर सा आ गया, वहीं बैठ गया। ये चक्कर शायद मुझे थकावट की वजह से आया था या भूख की वजह से। 1 मिनट बाद ही मैं संभल गया। वहाँ तो देर में रुक भी नहीं सकता था। काली के गुंडे मेरी तलाश में इस तरफ आ सकते थे। 1 मिनट के बाद अल्लाह का नाम लेकर मैं उठा और पटरी के स्लीपरों पर फूंक फूंक कर कदम रखता हुआ चल पड़ा। पीछे मुड़कर मैंने थाना कस्बे पर एक निगाह डाली। इस तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। कस्बे की इक्का दुक्का रोशनियां टिमटिमा रही थी। लगता था किसी को कालिया कत्ल की अभी तक खबर नहीं हुई। रेल की पटरी जमीन से ऊंची थी। मैं नीचे उतर आया और तेज तेज चलने लगा। चलते चलते मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिरी। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, बूंदें मेरे चेहरे पर भी पड़ी। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैं चलता रहा, चाहता था कि कोई स्टेशन आए और गाड़ी मिल जाए तो इसमें बैठकर इस इलाके से निकल जाऊं, या फिर भसवाल को जाती हुई कोई बड़ी सड़क मिल जाए जहां किसी ट्रक वगैरह को रुकवा कर इसमें बैठने की कोशिश करूं। आधी रात को लॉरियां तो चलती नहीं थी, ट्रांसपोर्ट के ट्रक वगैरह ही चलते थे, मगर ना कोई स्टेशन आ रहा था, ना किसी जानिब कोई सड़क का निशान मिल रहा था। बूंदाबांदी आहिस्ता आहिस्ता बारिश की शक्ल इख्तियार कर रही थी। रिवॉल्वर मैंने दोबारा पजामे के अंदर छुपा कर रख लिया था जिसकी नाली मेरे पेट से लग रही थी और तेज चलने में दिक्कत भी पेश आ रही थी, मगर मैंने अपनी रफ्तार कम ना की। काफ़ी देर तक चलते रहने के बाद मुझे दूर सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। वो रेलवे स्टेशन करीब आ रहा था। मैं बड़ा खुश हुआ और ज़्यादा जोश व खरोश के साथ ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से चलने लगा। सिग्नल की बत्ती करीब आती गई। इस वक्त बारिश बाकायदा होने लगी थी। मेरे सर के बाल और कपड़े बारिश में भीग रहे थे। मैं रेल की पटरी पर चढ़ गया। मैं रेलवे लाइन के स्लीपरों पर नहीं बल्कि इसके साथ जो पतली सी पगडंडी बनी हुई थी इस पर चल रहा था। बारिश खामोशी से हो रही थी, ना बिजली चमक रही थी, ना बादल गरज रहे थे। सिग्नल का खंभा मेरी बाईं जानिब से पीछे गुजर गया। स्टेशन के प्लेटफार्म पर कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। मैं रेलवे लाइन की तरफ प्लेटफार्म पर आ गया। हिंदी में प्लेटफार्म के सिरे पर लगे हुए बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा था जो अंधेरे में मुझसे पूरी तरह नहीं पढ़ा गया, सिर्फ चंपाली ही पढ़ा गया। इसके आगे भी एक लफ्ज था, शायद नगर या नागर था। प्लेटफार्म आधी रात के अंधेरे और बारिश में खाली पड़ा था। मैं दौड़कर प्लेटफार्म के गेट से गुजरकर देवड़ी में आ गया। यहाँ भी कोई नहीं था। प्लेटफार्म के वस्त में गेट के आगे आधी छत पड़ी हुई थी। यहाँ 2 खाली बेंच पड़े थे। एक बेंच पर एक आदमी उकड़ू बैठा सिगरेट पी रहा था। यहाँ पर बिजली का बल्ब रोशन था। मैंने इससे पूछा, भाई बसवाल जाने वाली गाड़ी किस वक्त आएगी? वो कोई रेलवे का ही आदमी था। कहने लगा, कामटी से एक गाड़ी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है, टिकट ले आओ। मैंने कहा, टिकट वाली खिड़की तो बंद है, वहाँ कोई भी नहीं है। इसने बेनियादी से कहा, अभी आ जाएगा बाबू। मैंने सोचा कि बगैर टिकट ही ट्रेन में बैठ जाऊं। रास्ते में टिकट चेकर आया तो जुर्माना अदा कर दूंगा। इतने में मुझे स्टेशन की देवड़ी की तरफ से खिड़की खुलने की आवाज़ आई। टिकट बाबू ने खिड़की खोल दी थी। मैं तेज तेज चलता गया और टिकट बाबू से कहा, सूरत का एक टिकट दे दें। वो बोला, ये गाड़ी सिर्फ भसवाल तक जाती है। मैंने कहा, चलो भसवाल का ही टिकट दे दें। 3rd क्लास का टिकट लेकर मैंने जेब में रखा और प्लेटफार्म पर आकर गाड़ी का इंतजार करने लगा। मुझे बड़ी खुशी हुई जब थोड़ी देर बाद ही कस्बे की जानिब से जिधर मैं कालिया गुंडे का खून करके आया था ट्रेन के इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। बेंच पर जो आदमी बैठा हुआ था इसने नींद भरी आवाज़ में कहा, बाबू जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाना, यहाँ ट्रेन 2-3 मिनट ही ठहरती है।
इस इलाके में कोयले से चलने वाले इंजन भी चलते थे, शायद इसलिए भारत के इस इलाके में कोयला बहुत निकलता था। दूर से इंजन की रोशनी करीब आ रही थी, फिर छुक छुक करती रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर आकर रुक गई। मैं प्लेटफार्म के गेट के ऊपर जलते बल्ब की रोशनी में खड़ा था। मुझ पर खूब रोशनी पड़ रही थी। मेरे ऊपर प्लेटफार्म की छत थी जिस पर बारिश की बूंदें शोर मचा रही थी। ट्रेन के डब्बों में खूब रोशनी हो रही थी। डब्बा एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। फिर ट्रेन रुक गई। मैं एक डब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अंदर से 4-5 आदमी उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं रोशनी में खड़ा था। अचानक इनमें से एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, यही है वो आदमी। मैं बौखला सा गया क्योंकि ये सब मेरे लिए अचानक था। मैंने इस आदमी को देखा, मैंने इसे पहचान लिया था। ये वो आदमी था जो कालिया के शराब के अड्डे पर झोंपड़े में तख्त पर शराब के ड्रम के पास बैठा था। मैंने इसी से 1 रुपया देकर शराब का पोरा लिया था। वो आदमी दूसरी बार चिल्लाया, इसी ने कालिया को कत्ल किया है, पकड़ो इसे। बस फिर क्या था, जैसे वो लोग डब्बे के दरवाजे में से छलांगे लगाकर प्लेटफार्म पर आए, मैंने बसवाल की तरफ मुंह किया और प्लेटफार्म पर अंधाधुंध दौड़ पड़ा। कालिया के आदमी भी अंधाधुंध मेरे ताक़ुब में दौड़ पड़े। इनकी आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही थी। तुम इसी तरफ से जाओ, बंसी तुम रेलवे लाइन पर हो जाओ, जाने न देना इसको। प्लेटफार्म को छत पीछे रह गई। मैं बारिश और अंधेरे में दौड़ता चला जा रहा था। फिर प्लेटफार्म भी खत्म हो गया। आगे प्लेटफार्म की ढलान थी। इससे आगे रेलवे लाइन शुरू हो गई। मैं ना पीछे मुड़कर देख रहा था, ना दाएं बाएं देखने की फुर्सत थी। बस नाक की सीध में भागा चला जा रहा था। पीछे गुंडों के भागने और शोर मचाने की आवाज़ें बराबर मेरे ताक़ुब में लगी हुई थी, बल्कि मुझे अपने करीब से करीब तर होती महसूस हो रही थी। मेरा रिवॉल्वर इस भाग दौड़ में मेरे पजामे में से खिसक कर नीचे गिर गया था। मेरे पास इसे उठाने के लिए भी वक्त नहीं था। मैं अंधाधुंध भागता जा रहा था कि पीछे पिस्तौल का धमाका हुआ। मुझ पर पिस्तौल का फायर किया गया था, मगर अंधेरे में निशाना चूक गया था। फिर ऊपर तले 2-3 फायरों के धमाके हुए। कोई गोली भी मुझे लग सकती थी। मैं दौड़ता हुआ रेलवे लाइन की दूसरी तरफ आ गया। अचानक सामने किसी रेलवे पुल का बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा ढांचा अंधेरे में नमूदार होकर मेरे सामने आ गया। ये रेलवे पुल था। पीछे से पिस्तौल के 2 फायर आए। गोलियां पुल के गार्डों से टकराईं। मैं पुल पर चढ़ गया। यह पुल एक आईनी सुरंग की तरह का था। पुल के साथ एक तरफ पैदल चलने के लिए रास्ता बना हुआ था। मैं इस पर दौड़ रहा था। अब गुंडे भी पुल पर चढ़ आए थे और मुझ पर फायर कर रहे थे। एक गोली मेरे कान के बिल्कुल करीब से होकर गुजर गई। मैं खुशकिस्मत था कि बच गया। दौड़ते दौड़ते मुझे बाएं जानिब पुल पर एक बालकोनी नजर आई। ये बालकोनी इसलिए बनाई गई थी कि अगर कोई आदमी पैदल चल रहा हो और गाड़ी आ जाए तो वो अब वहाँ पनाह ले सकता है। मैं बालकोनी की तरफ बढ़ा। मैंने दरिया में छलांग लगाने का फैसला कर लिया था क्योंकि पीछे से मुझ पर बराबर फायरिंग हो रही थी। एक गोली बालकोनी की आईनी रेलिंग से टकराई, दूसरी गोली को मुझ पर आना था। मैंने घबराकर दरिया में छलांग लगा दी। दरिया में गिरते ही लहरों ने मुझे अपने अंदर समेट लिया। मैं चूंकि पुल की बुलंदी से गिरा था इसलिए मैं दरिया की तह तक उतरता चला गया। मैंने सांस रोक लिया था। मैं दरिया के अंदर ही अंदर पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगा। मैं हाथ पांव भी चला रहा था ताकि कातलों से भी जल्दी से जल्दी जिस कदर दूर हो सके निकल जाऊं। ये दरिया मुझे कहाँ ले जाएगा इस बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था, लेकिन जान बचनी भी ज़रूरी थी। जब मेरा सांस खत्म हो गया तो मैं तेजी से हाथ पांव मारते हुए पानी की सतह पर आ गया। सर बाहर निकाल कर गहरा सांस लिया और अंधेरी रात में जिस तरफ दरिया का बहाव था इसी तरफ तैरने लगा। पिस्तौल की गोलियों की आवाज़ें कुछ दूर तक मेरा पीछा करती रही, लेकिन चूंकि गुंडों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था इसलिए मैं इन गोलियों से महफूज रहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बड़ा अच्छा तैराक था। तैरने की मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ले रखी थी। वैसे भी मेरे सामीन जानते हैं कि मैं मिशन में कैसे कैसे दौड़ गुजार कर आया था। दरिया में तैरना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। वैसे भी अगर आदमी अपने होश-ओ-हवास बरकरार रखे तो दरिया में तैरना आसान होता है। दरिया का बहाव आदमी को तैरने में बड़ी मदद देता है। समंदर और तालाब के साकिन पानी में तैरने के लिए महारत की ज़रूरत होती है। मुझे दरिया के किनारे रात के अंधेरे में धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे फाके से। इतने में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि दरिया का रुख बसवाल की तरफ नहीं है और मुझे बसवाल की तरफ जाना था, जहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़कर मुझे सूरत पहुँचना था। मैंने तैरते तैरते अपना रुख दरिया की दाएं जानिब कर लिया ताकि दरिया में ज़्यादा आगे ना निकल जाऊँ। इसके बावजूद पानी का बहाव मुझे तेज़ी से आगे ले जा रहा था। कोई आधे पौने घंटे की जिद्दोजहद के बाद मैं दरिया के दाएं जाने वाले किनारे पर पहुंचने में कामयाब हो गया। बड़े दरियाओं के किनारे पर बेशुमार सरकंडे और झाड़ियां होती हैं और बाद किनारों पर बड़ी खतरनाक दलदल भी होती है। ये दलदल आदमी को अपने अंदर खींच लेती है। खुदा का शुक्र है कि वहाँ दलदल नहीं थी, सिर्फ कीचड़ था जिसमें से गुजर कर मैं किनारे पर आकर बैठ गया। मेरा सांस फूल रहा था। मैंने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। करेंसी नोट भीग गए थे। मेरा पिस्तौल तो दौड़ते हुए रास्ते में ही गिर गया था। गीले नोटों को मैंने एहतियात से तय करके वैसे ही जेब में रख लिया। जब जरा सांस ठीक हुआ तो मैं उठकर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। यहाँ अंधेरे में खेत नजर आ रहे थे। मैं इनके दरमियान चलने लगा। ये खतरा अपनी जगह पर मौजूद था कि कालिया के साथी गुंडे मुझे कत्ल करने के लिए इसी तरफ गए थे। ये पुल का दाएं जाने वाला इलाका था जिस तरफ मैं दौड़ रहा था और मैंने दौड़ते हुए दरिया में छलांग लगा दी थी, मगर मैं पुल से काफ़ी आगे निकल आया था। जितनी देरी से दरिया का तेज़ रफ्तार पानी मुझे आगे ले आया था, कालिया के गुंडे इतनी तेज़ी से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे।
मुझे इतनी मोहलत मिल गई थी कि मैं इन लोगों को पहुंच से दूर रहकर रातों रात किसी ऐसी सड़क पर पहुंच जाऊं जहां से मुझे बसवाल जाने वाली कोई ट्रक वगैरह मिल जाए। खेत खत्म हो गए, छोटा सा ऊंचा नीचा मैदान आ गया। यहाँ कहीं कहीं दरख्त खड़े थे, एक जानिब दूर 2-3 बत्तियां जल मिला रही थी। शायद वहाँ कोई गाँव था या शायद वहाँ कोई सड़क थी जिसकी बत्तियां दूर से टिमटिमाती नजर आ रही थी। मैंने इसी तरफ चलना शुरू कर दिया। कुछ मालूम नहीं था कि रात का क्या बजा था। ये वीरान इलाका था, जंगल नहीं था मगर गैरिबाद इलाका था। उधर झाड़ियाँ बहुत थी। ऐसी जगहों पर रात को सांप और गीदड़ हमला कर सकते थे। खुदा का शुक्र है कि रास्ते में ना कहीं गीदड़ मिले और ना किसी सांप ने हमला किया। आखिर में इन टिमटिमाती रोशनियों तक पहुंच गया। एक छोटी सी पक्की सड़क थी। सड़क पर थोड़े थोड़े फासले पर खंभों पर बल्ब जल रहे थे। इससे जाहिर होता था कि शहर नहीं तो कोई बड़ा कस्बा जरूर होगा। मैं सड़क के किनारे किनारे मस्जिद की सिमत रुख किए चलने लगा। चलते रहने से मेरे कपड़े अपने आप सूख गए थे। मेरे जिस्म में भरपूर जवानी का खून गर्दिश कर रहा था, इसलिए थकावट महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि ये सड़क आगे जिस शहर या कस्बे में जाती है, क्या वहाँ कोई रेलवे स्टेशन है। सड़क की एक जानिब टीले थे, दूसरी जानिब कभी खेत आ जाते, कभी मैदान शुरू हो जाता और कभी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ आ जाती। आखिर में एक छोटे से शहर की रोशनियाँ नजर आई। मैं इन रोशनियों से बचता हुआ शहर की दूसरी तरफ निकल गया। सड़कें खाली पड़ी थी, सारा शहर सो रहा था। इतना बड़ा शहर भी नहीं था। मैं किसी ऐसे अड्डे की तलाश में था जहाँ से रात के वक्त ट्रक वगैरह चलते हों। गश्त करती पुलिस और चौकीदारों को ख्याल भी था कि वो मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैंने इनको बताने के लिए एक कहानी दिमाग में सोच ली थी। आखिर एक जगह मुझे ट्रक के इंजन के घूं घूं के घर घर की आवाज़ सुनाई दी। मैं इस तरफ बढ़ा। सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था, ड्राइवर अंदर बैठा था, दूसरा आदमी बोनट ऊपर उठाए इंजन को ठीक कर रहा था। मैं एक तरफ छुप कर अंधेरे में खड़ा हो गया। सोचने लगा कि इन लोगों से जाकर बात करूं या ट्रक के चलने का इंतजार करूं। ट्रक में कोई सामान लदा हुआ था, पीछे जगह खाली नजर आ रही थी। यही फैसला किया कि जब ट्रक चलने लगेगा तो दौड़कर पीछे सवार हो जाऊंगा। ड्राइवर से क्या फर्जी कहानी बयान करूं। थोड़ी देर बाद दूसरे आदमी ने, जो कैलेंडर मालूम होता था, बोनट को जोर से बंद करके इस पर हाथ मारा और ऊंची आवाज में कहा, ठीक है गुरु, चलो। कैलेंडर अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ट्रक चल पड़ा। मैं अंधेरे में निकलकर ट्रक की तरफ दौड़ा और चलते ट्रक में सवार हो गया। 1 घंटा ट्रक सड़क पर चलता रहा। पहले सड़क छोटी थी, फिर चौड़ी हो गई। 1 घंटे बाद ट्रक किसी बड़े शहर के मदाफात में दाखिल हो गया। मालूम नहीं ये कौन सा शहर था। बहरहाल बसोवाल नहीं था, क्योंकि बसोवाल वहां से काफी फासले पर वाक़ था। ट्रक अपने अड्डे की तरफ घूमते हुए आहिस्ता हो गया। मैं छलांग लगाकर सड़क पर उतर गया। एक ट्रक पीछे से आकर तेजी से मेरे करीब से निकल गया। ये कोई छोटा सा शहर था। हर तरफ रोशनी थी, सड़कें सुनसान थी। न्यून साइन के बोर्ड भी चमक रहे थे जिनकी इबारतें हिंदी में लिखी थी। एक साइन बोर्ड कोका कोला का भी था। मैं खाली सड़क पर बंद मार्केट के करीब से गुजरता जा रहा था कि एक तरफ से एक आदमी निकलकर मेरे सामने आ गया। इसके हाथ में डंडा था, चौकीदार मालूम होता था। इसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने इसे फर्जी कहानी सुना दी और कहा आप स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ ताकि बसोवाल जाने वाली गाड़ी पकड़ सकूँ। इसने एक तरफ इशारा करके कहा, स्टेशन इस तरफ है, ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल पहुँच जाओगे। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और जिस तरफ इसने इशारा किया था इस तरफ चलने लगा। स्टेशन छोटा मगर खूब जगमगा रहा था। अफसोस कि मैं इसका नाम भूल गया हूँ। मैंने बसवाल का टिकट ले लिया। गाड़ी मुँह अंधेरे 4 बजे आती थी। टिकट मुझे मिल गया क्योंकि इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। गाड़ी के आने में 1 घंटा बाकी था। मैं प्लेटफार्म पर बड़ा मोहतात होकर आया, इस ख्याल से कहीं के गुंडे यहाँ ना पहुँच जाएं। मगर वहाँ कोई नहीं था। प्लेटफार्म खाली पड़ा था। कुछ मुसाफिर बेंचों पर और कुछ ज़मीन पर सो रहे थे। मैं एक बेंच के पीछे ज़मीन पर बैठ गया। 1 घंटे मैंने वहीं बैठे बैठे गुजार दिया। ठीक 4 बजे दूर से रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। ये ट्रेन कामटी से आ रही थी। ट्रेन आकर रुकी। मैं बेंच पर पीछे ही बैठा रहा। मैं देखना चाहता था कि ट्रेन से कौन कौन उतरता है। ट्रेन के सारे डब्बों में मुसाफिर सो रहे थे। सिर्फ एक आदमी सर पर गठरी रखे उतरा। प्लेटफार्म पर जो मुसाफिर सो रहे थे वो बैठे थे और ट्रेन में सवार हो रहे थे। मैं भी एक डब्बे में बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। बसवाल पहुंची तो काफ़ी दिन निकल आया था। बसवाल से मैंने सूरत जाने वाली गाड़ी पकड़ी और दिन के 11 बजे सूरत पहुंच गया। रिक्शा लेकर शिवसेना के दफ्तर में पहुंचा तो ऑफिस सेक्रेटरी मेरी तरफ देखकर किस कदर हैरानी से पूछा, धर्मचंद तुम इतनी जल्दी आ गए, वो भी बड़ौदा से। मैंने कहा क्या बताऊं भैया, बड़ौदा पहुंचा तो पता चला कि मेरी बहन के भैया शहर छोड़कर बम्बई जा चुके हैं। मैं क्या करता, वहाँ कोई मेरा जानने वाला नहीं था। बस दूसरी गाड़ी पकड़कर वापस आ गया। तुम सुनो, बम्बई से बालाजी या सेनापति ठाकरे जी का कोई फ़ोन तो नहीं आया था? इसने कहा नहीं, मगर बालाजी तो सूरत में ही है। मैं भूल गया था कि शिवसेना के मुंबई महाराष्ट्र के इंचार्ज मराठा बालाजी को तो मैंने सूरत में ही छोड़ा था। मैंने हंसकर कहा, अरे भैया बस भूल गया हूँ, थक गया हूँ, भोजन पानी करके आराम करूँगा ऊपर कमरे में। सेनापति बाल ठाकरे जी का फ़ोन आए तो मुझे जगा देना। मैंने बाजार के एक विष्णु होटल में जाकर खाना खाया और शिवसेना के सूरत वाले अपने ऑफिस में दूसरी मंजिल वाले कमरे में जाकर लेट गया। मुझे बेहद इत्मीनान हो रहा था कि मैंने सूरत में मुसलमानों के कातिल और मुसलमान औरतों की बेहरमती करने वाले कालिया बदमाश को हलाक कर दिया है।
अब मुझे सूरत में मुसलमानों को कत्ल करने और मुसलमान औरतों की बेहरमती करने वाले बाकी 3 मुजरिमों यानी भास्कर, शिवा और पाटीकर को ठिकाने लगाना था। हाजी भाई की ज़बानी मुझे इन तीनों को पता मालूम हो चुका था। ये तीनों जलिंदर के बोर्ड वाले मंदिर में रहते थे, वहाँ के पुजारी के मेहमान बने हुए थे। चूँकि सूरत में फसादात में इन तीनों ने मुसलमानों को बेदरेक कत्लेआम किया था और मुसलमान दबी दबान से ही सही मगर अखबारों में बराबर शोर मचा रहे थे कि मुसलमानों के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, मुसलमानों का खून बहाने वाले पुलिस अफसरों को पकड़ा जाए। चुनांचे शिवसेना ने कालिया के अलावा इन तीनों को भी सूरत से बाहर भेज दिया था कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तो वापस नहीं आना। मेरा असल टारगेट मुसलमानों के तीनों कातिल थे जो इस वक्त जलिंदर के एक मंदिर में रूपोश थे। लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सूरत से निकलकर इतनी जल्दी इतनी दूर जलिंदर कैसे पहुंच जाऊं। जाहिर है मैं कालिया की तरह इन तीनों को एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकता था। कालिया एक ही आदमी था, इसे मैंने आसानी से हलाक कर दिया था। ये 3 आदमी थे, इनको हलाक करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं सूरत से इतने दिन गैर हाजिर न रह सकूं। दूसरी मजबूरी ये थी कि मुंबई से किसी भी वक्त शिवसेना के फिरौन बाल ठाकरे का बुलावा आ सकता था। बाल ठाकरे मुझे किसी इंतहाई खुफिया मिशन पर भेजने वाला था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये खुफिया मिशन किस नौइयत का है। वैसी शशोपंज में था कि दूसरे दिन मुंबई से बाल ठाकरे का फ़ोन आ गया। इसने मुझे फ़ौरन मुंबई बुलाया था। मैंने 1 घंटे बाद सूरत से गाड़ी पकड़ी और मुंबई पहुंच गया। बाल ठाकरे मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं शाम के वक्त इसकी मुंबई वाली कोठी में पहुंचा। ये बाल ठाकरे के बियर पीने का भी वक्त था। मैंने झुककर प्रणाम किया और जैसा कि सब लोग इसके आगे अदब से 2 दानू होकर बैठते थे, मैं भी बड़े अदब से बैठ गया। इसने अपनी आदत के मुताबिक मेरे आने पर किसी किस्म की खुशी या जज्बात का इजहार ना किया, सिर्फ इशारे से कहा कि सोफे पर बैठ जाऊं। मैं कालीन पर से उठकर सोफे पर बैठ गया। इसने जाफरानी लिबास पहन रखा था। इसका लंबा जाफरानी सिल्की कुर्ता इसके घुटनों से नीचे तक आया हुआ था। गले में मोतियों की मालाएं भी थी और काले सिया रेशों की 3 मालाएं भी थी। हिंदुओं में ये जोग और साधेयाना की लामत समझी जाती है। बेर गिलास इसके करीब ही शीशे की तपाई पर पड़ा था। उंगलियों में जमुर्द और मरजान के नगीनों वाली अंगूठियां चमक रही थी। दूसरे हाथ की उंगलियों में कीमती सगार दबा हुआ था। एक लम्हे के लिए वो मुझे घूर कर तकता रहा, फिर इसने बेर का गिलास मुंह से लगाकर 2-3 घूंट पिए। रेशमी रुमाल से इसने अपने काले काले होंठ साफ किए, सिगार का हल्का सा कश लगाया और सर को थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं आगे पीछे हिलाते हुए बोला, धर्मचंद, भारत माता के दुश्मन बहुत हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है। ये दुश्मन हमारे भारत देश में भी घुसकर बैठा हुआ है और पाकिस्तान की शक्ल में भी मौजूद है। हमारी सरकार हमारे दुश्मनों से अमन शांति की बात करती है। मैं कहता हूँ कि हमें इन मुसलमानों को एक एक करके ख़त्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान पर एक ही दिन में 10-12 एटम बम मारकर इस दुश्मन मुल्क को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। वो वक्त दूर नहीं कि बहुत जल्द जब हमारी सरकार आएगी। RSS हमारी बगल बच्चा है, बहुत जल्द ये हिंदुत्व का प्रचार करेगी। आजकल मैं ये हालात देखता हूँ तो मुझे बाल ठाकरे की वो बात याद आती है कि कमबख्त ने सच ही कहा था। इसके चेहरे पर नफरत के असरात उभर आए थे। इसने सिगार पर जोर से उंगली मारकर एक ट्रे में इसकी राख झाड़ी और कांधे पर पड़ी हुई सिल्क की चादर को ठीक करते हुए कहने लगा, हमारी शिवसेना राष्ट्रीय सेवक संघ तो इस काम में लगी हुई है। देख लो, हमने बाबरी मस्जिद को ढा दिया है, अब वहाँ राम मंदिर बनाएंगे। इसी तरह हम भारत में मुसलमानों की जितनी भी मस्जिदें हैं सबको एक एक करके ढा देंगे। लेकिन पाकिस्तान पर एटम बम चलाना बहुत ज़रूरी है। ये मलीज कौम सिर्फ एटम बम से ही ख़त्म की जा सकती है। मैंने कहा, सेनापति जी, आप भारत माता के मायानाथ सपूत हैं। भारत देश में अपना साम्राज्य बनाने के लिए हमें आप जैसे योद्धा सपूत की ज़रूरत है। आप हमारे लिए शिवाजी मराठा से कम नहीं है। बाल ठाकरे जज्बाती हो गया। वो मराठी ज़बान में बोलने लगा, फिर हिंदुस्तानी ज़बान पर आ गया। बेर का गिलास तपाई पर रख दिया और वो सीले लहजे में बोला, शिवाजी मेरा हीरो है, वो हम सब हिंदुओं का हीरो है। ये गांधी तो इसके आगे बकरी है, इसकी वजह से भारत माता के टुकड़े हुए हैं। आज शिवाजी जिंदा होता तो कभी पाकिस्तान ना बनता। मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। दिल में सोच रहा था कि हम पाकिस्तान में बैठे इन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं और ये हमें तबाह करने के मंसूबे तैयार कर रहे हैं। हम इनकी फिल्में देखते हैं, इनकी एक्ट्रेसों के डांस देखकर खुश होते हैं, इनके गाने घरों में और कारों में लगाकर सुनते हैं और ये हम पर एटम बम गिराने की तैयारियां कर रहे हैं। बिर की गिलास खत्म करने के बाद बाल ठाकरे अपने असल मौजू की तरफ बढ़ा। हंस पे आदत एक नजर मुझे घूर कर आंखें सुकेड़ कर देखा, सिगार की राख झाड़ी और बोला, धर्मचंद, तुमने इन मलीज मुसलमानों को क्रियाक्रम करने में मेरी बड़ी मदद की है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुम पर बड़ा भरोसा है। मैं तुम्हें जिस खुफिया मिशन पर रवाना कर रहा हूँ इसके बारे में मेरे किसी साथी को ज़रा सा भी इल्म नहीं होना चाहिए और ना ही इस खुफिया मिशन के बारे में बताया जाएगा। तुम भी इसका जिक्र ज़बान पर नहीं लाओगे। मैंने ज़रा सर को झुकाते हुए कहा, सेनापति जी, मेरी तरफ से इत्मीनान रखिए, मैं मर जाऊँगा मगर ये राज कभी नहीं बताऊँगा। बाल ठाकरे ने छत की तरफ देखकर गहरा सांस भरा और मुझसे मुखातिब होकर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम सिर्फ होशियार और इंटेलिजेंट ही नहीं हो बल्कि बहादुर भी हो, वरना तुम्हारी जगह यह बालाजी या मनु विस्वानी होता तो पाकिस्तान की कैद से कभी फरार होकर यहाँ ना पहुँच सकता।
अब मेरी बात गौर से सुनो। भारत में चाहे कम्युनिस्टों की सरकार बन जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन सब का आपस में चाहे लाख लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन एक बात हर सरकार में साझी होती है और वो बात यह है कि पाकिस्तान हर हालत में ख़त्म करना है और भारत माता के टूटे हुए बाजू को फिर से जोड़ना है। यही एक बात है जो मुझे फिर भी हौसला देती है और मैंने कभी किसी सरकार के खिलाफ बगावत नहीं की। ऊपर से हमारी हर सरकार पाकिस्तान के साथ अमन, शांति, डेमोक्रेसी की बातें करती है, मगर अंदर से हमारी हर सरकार की पॉलिसी यही रही है कि पाकिस्तान को हर हालत में ख़त्म करके इसे फिर से भारत के साथ एक करना है। चुनाचा हमारी आज की सरकार ने भी इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए तबाहकुन दूरमार मिसाइलों को मंसूबा तैयार किया है। ये मिसाइल भारत के किसी भी सरहदी शहर से फायर करके पाकिस्तान के शहरों पर गिराकर इन्हें तबाह किया जा सकेगा। इन मिसाइलों की मार 500 साढ़े 500 मील तक होगी। बाल ठाकरे अपने सिंगल सीट वाले सोफे पर दरअसल आगे को झुककर मुझसे बात कर रहा था। इन तबाहकुन दूरमार मिसाइलों के मंसूबे का सुनकर सिर्फ मेरे कान ही नहीं बल्कि मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। ये मुसलमानों का जानी दुश्मन और भारत का फिरौन नंबर 1 बाल ठाकरे गलत बयानी नहीं कर रहा था। इसे भारतीय हुकूमत की खुफिया और पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी का सबसे पहले इल्म हो जाता था। महाराष्ट्र भारत का बड़ा और अहम सूबा था। बाल ठाकरे और शिवसेना का इस सूबे पर पूरा कब्जा था। इस एतबार से कोई भी भारतीय सरकार बाल ठाकरे को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसके अलावा भारत की लोकसभा और राज्यसभा में बाल ठाकरे की पार्टी और इसके हमदर्द राष्ट्रीय सेवक संघ यानी RSS और इसकी भारतीय जनता पार्टी के अपने नुमाइंदे मौजूद थे। सबसे बढ़कर ये बात थी कि भारत की हर सरकार को पाकिस्तान को ख़त्म करने की पॉलिसी और बाल ठाकरे की पाकिस्तान दुश्मनी में मुकम्मल इश्तराक था। चुनाचा भारत की हर सरकार बाल ठाकरे के मशवरे से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाती थी। अगर मशवरे में शामिल ना भी करे तो बाल ठाकरे को खबर जरूर कर दी जाती थी कि पाकिस्तान को ख़त्म करने के सिलसिले में कदम उठाया जा रहा है। चुनाचा भारतीय हुकूमत और महकमा दिफा दूरमार मिसाइलों के जिस मंसूबे को अमली शक्ल दे रहे थे, इसके बारे में बाल ठाकरे को खबर कर दी गई थी। मैंने इसी लम्हे दिल में तय कर लिया था कि इन दूरमार मिसाइलों की रिपोर्ट हासिल करके अमृतसर में मुकीम अपने आदमी के जरिए पाकिस्तान में मलिक साहब और भट्ट साहब को पहुँचा दी जाएगी। मैंने इस मंसूबे का मज़ीद सुराग लगाने की कोशिश करते हुए बाल ठाकरे से पूछा। जब बाल ठाकरे बात कर रहा था तो किसी को इसके बीच में बोलने की इजाज़त नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त बाल ठाकरे बात खत्म कर चुका था और बेर के दूसरे गिलास से घूंट पड़ रहा था। मैंने कहा, सेनापति जी, यह शुभ खबर सुनाकर आपने मेरे दिल को खुश कर दिया है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान भी भारत का अटूट अंग है। यह बात बाल ठाकरे को बड़ी अच्छी लगती थी। बेर का गिलास मेज पर रखते हुए वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। धर्मचंद, तुमने ना वो बात कह दी है जो भारत की हर सरकार कहते हुए डरती है, अंदर से मानती है, अंदर से इस पॉलिसी पर अमल करती है, लेकिन ज़बान से किसी को नहीं कहती। मैं शुरू ही से कहता आ रहा हूँ और अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान भारत का अटूट अंग है। भारत माता का ये बाजू ज़बरदस्ती से जिस्म से अलग किया गया है। हमें इसे फिर से भारत माता के जिस्म के साथ जोड़ना है। तुमने ये बात कहकर मेरा दिल जीत लिया है धर्मचंद। इसने अपने चांदी के सिगरेट केस में से सिगार निकालकर मुझे पेश करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम कभी कभी सिगरेट पीते हो, ये सिगार पियो, ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। मैं इनकार नहीं कर सकता था। मुझे बाल ठाकरे का एतमाद हासिल हो रहा था और भारत सरकार के मजीद पाकिस्तान दुश्मन मंसूबे का इल्म हासिल होने वाला था। मैंने सिगार लेकर बाल ठाकरे का शुक्रिया अदा किया। इसने खुद चांदी का लाइटर जलाकर मेरा सिगार सुलगाया और कहने लगा, इन मिसाइलों का नाम पृथ्वी मिसाइल तजवीज़ हुआ है।